जी वालेकुम सलाम। जी जी अच्छा, इसमें देखें, इसमें वो इनकैशमेंट अब तो खैर सेक्शन 111 में लिमिट लगा दी है कि 50 लाख से ऊपर आप 5 मिलियन से ऊपर आप कम है। हाँ चलिए ठीक। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा, जी जी तो वो डबल बन जाएगी। हाँ सही है। अच्छा, इसमें ना, इसमें होता ये था कि 2018 से पहले शायद आपको याद हो, एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस होता था 90s का, शायद आपको याद। उसमें ये था कि आपको फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स, पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर करने ज़रूरी नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे कि हम उस जो फ़ॉरेन अकाउंट्स होते हैं उसको डिक्लेयर नहीं करते थे। जब हम इन कैश करवाते थे तो हम इन कैश में डाल देते थे। अब आप ये कर सकते हैं कि उस अकाउंट को तो डिक्लेयर कर दें, वैल्यू इसकी ज़ीरो रखें। ठीक है, वो इसलिए कि हम ये कहें कि यार ये हमारे अकाउंट ज़रूर है, लेकिन हमारा फ़ॉरेन करेंसी जो रेट है या वो अवेलेबल नहीं है, वट एवर द रीज़न, या हमने अभी उसको इन कैश करवाने की नीयत से मंगवाए हैं तो इन कैश नहीं करवाए, तो वो हम उसको इस तरह से डिक्लेयर कर दें। जी जी नहीं, वो भी आपके उधर भी रहे तो कोई मसला नहीं है आज तक कोई। हाँ डॉलर्स में रहे, हाँ हाँ अगर आपने इन कैश नहीं करवाया और उसे इनर कॉलम में ले गए तो आप रिकनसाइलिंग आइटम क्या डालेंगे? इस पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो नदीम साहब ठीक। जी जी देखिए बात पता है इस पे जो काफी होमवर्क हम कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये फॉरेन रेमिटेंस नहीं, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। अगर आपने खुद अर्न की है फॉरेन सोर्स इनकम में आ जाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा जो बैलेंस स्टडी करना है, जितना भी अमाउंट आया, पहला क्वेश्चन क्या है, इज इट फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन रेमिटेंस? फॉरेन रेमिटेंस किसी दोस्त ने भेजी, रिलेटिव ने भेजी। अच्छा, अब इसमें तीन चीजें मैंने आपसे शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या वो लिजिटिमेट तरीके से बाहर गया? पासपोर्ट बताएगा। क्या उसका लिजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम वहां है? वहां उसकी रिटर्न या सर्टिफिकेट आप लेके देंगे। और क्या उसने लिजिटिमेट तरीके से पैसा पाकिस्तान में भेजा? बैंकिंग चैनल आपने कह दिया मेरे लिए ये तीन चीजें लाजमी है। अब आपने कहा फ्रेंड ने पैसे भेजे, इसका मतलब ये हो गया कि आपने रिलेशन भी बता दिया, उसका सोर्स भी बता दिया। अब दो चीजें होगी आपके पास, या ये एक्सप्लेन्ड है या अनएक्सप्लेन्ड है। अगर अनएक्सप्लेन्ड हुआ तो 111(4) के अंदर 50 लाख तक आप कर सकते हैं, और अगर एक्सप्लेन्ड है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है जनाब। अल्लाह पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट करे तो आपको बताना है कि क्या है एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड, ये दो बातें। अब सुन लेना, कन्वर्जन बता देता हूँ। ये जरूरी नहीं है 111(4) में रिसेंटली बाय चांस है कि मुझे केस फेस करना पड़ गया है कि एक बंदे ने डॉलर मंगवा लिए
ठीक हो गया। उसमें से वो जो कन्वर्जन है ड्यूरिंग द ईयर हुई नहीं, उसको 111(4) में इनकम बना के उन्होंने टैक्स लगा दिया। 111(4) में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सेम ईयर में उसको कन्वर्ट करें, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं लेटर ऑन उसको कन्वर्ट कर देता हूं तो ये जरूरी नहीं हो अब आप मुझे अनएक्सप्लेन्ड करके इनकम में ऐड नहीं कर सकते। बहरहाल अभी केस चूंकि आगे पेंडिंग गया हुआ है कमीशन अपील के पास, दोबारा हम गए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सो 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पैसा आया क्या था वो आपने बता दिया। उसके बाद कन्वर्जन करना लाजमी नहीं है, आप उसको कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे आपकी रिकंसिलिएशन आउट हो जाएगी, आपके बैंक्स भी आउट हो जाएंगे, वो नहीं आप कर सकते। तो आपको शो करना है उसको अच्छा अब रेट आप ले ले। लॉ ये भी कहता है, जो भी सेक्शन है मुझे नंबर सेक्शन 71 है जी 71 वो ये कहता है जिस डेट पे आपको पैसे आए थे ना, जिस डेट पे पैसा आया था रेट आपने वो वाला चार्ज करना। मसलन मुझे रिसीव हुआ 31 दिसंबर को, तो आपने रेट उसको 31 दिसंबर वाला फिलहाल लगा देना। लेकिन एक और भी चीज है, ये गेन या लॉस तभी आपके पास आएगा जब आप एक्चुअली उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी कोई गेन लॉस नहीं होगा, वो कन्वर्ट होगा उसी डेट पे जिस डेट पे वो आया था। तो आपकी अमाउंट भी आ गई, आपका बैंक भी टैली हो जाएगा, रिकंसिलिएशन भी पूरी हो जाएगी। और अगर ये बिजनेस में क्या है तो इसको आप डालेंगे बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर। सो आइदर यू विल रिपोर्ट इन दी वेल्थ स्टेटमेंट विद रिकंसिलिएशन, और आप अपने किधर चले जाएंगे बैंक उधर, जो अगर ऑफिशियल है तो फिर आपका बिजनेस के अंदर चला जाएगा। मेरा ख्याल है आपके दोनों सवालों के जवाब है। नहीं आप आउट देखें इधर आपने एक आप लेक्चर के बाद पाकिस्तान में रिपोर्टिंग रुपीस में होती है, डॉलर में नहीं होती। आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो रुपीस में कन्वर्ट करें उसको, आप कन्वर्ट कर ले, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। मेरा ख्याल है आपका पूरा होगा जी ठीक जी। इसके अलावा कोई सवाल? फॉरेन इनकम इज कंसर्न तो अमूमन अभी बात हुई है पर्मनेंट एस्टैब्लिशमेंट एक वो है। इसमें मैं ना साथ ब्रांच ऑफिस की बात करना चाह रहा हूँ, ये टर्म्स हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिगार्डिंग फॉरेन इनकम। लाइजन ऑफिस तो मेरे एक्चुअली मैं अंडरस्टैंडिंग मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि लाइजन ऑफिस की टैक्सेशन ब्रांच ऑफिस और पर्मनेंट एस्टैब्लिशमेंट की टैक्सेशन क्या सेम वे में या इसका कोई डिफरेंट मैकेनिज्म सिनेरियो और लीगैलिटीज और प्रोविजन डिफाइन है हमारे टैक्स ऑफिस? लाइजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या जो भी पीई है ना, वो उसकी वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है और फॉरेन जो प्रिंसिपल है वो सेपरेट है। पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें। फिर पीई जो है ना वो बनती है, अगर ब्रांच ऑफिस है लाइजन ऑफ वट एवर, अगर यहाँ पे वो भी वही सर्विसेज दे रही है जो कि बाहर से जो प्रिंसिपल डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान में वो सर्विसेज दे रहा, तब वो पीई बनती है उस ट्रांजैक्शन के लिए। तो जो यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है ना उसकी टैक्सेशन नॉर्मली एज पर पाकिस्तान लॉज ही होगी, उसकी सारी इनकम लोकल ही कंसिडर होगी अनटिल अनलेस कोई ऐसी पेमेंट है जो कि उसके प्रिंसिपल के साथ लिंक है। इसमें थोड़ा सा ये आपने कहा कि ब्रांच ऑफिस की टैक्सेशन वही है जो सारी की सारी हमारे लोकल एंटिटी की टैक्सेशन है। हाँ। इट मींस कि ब्रांच ऑफिस का एंटिटी भी अलग से इशू हुआ, सेपरेट ब्रांच ऑफिस जो है दैट विल बी अ लीगल एंटिटी, एक अलग से उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी। तो क्या पीई का स्टेटस ये नहीं होता? नहीं, पीई का स्टेटस किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए आपने उसे देखना है। आपने ये नहीं कहना कि यार ये पीई जो है ना वो हमेशा के लिए पीई है। अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में कोई सर्विसेज दे रहा है और वो वाली सर्विस जो है पीई के साथ मैच करती है तो फिर वो पीई उस ट्रांजैक्शन के लिए तो बन जाता है। मैं 152 की अगर आप 152 मैं ये समझाऊं कि शायद कोई लीगल हैसियत नहीं है किसी फॉरेन एंटिटी की और उसका यहाँ पे सिर्फ सेटअप है और उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है थ्रू उस सेटअप के, तो उसको पीई जो है वो पहला सवाल तो ये है कि वो सेटअप क्या पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड करता है? मिसाल के तौर पे वो सर्विस वही होनी चाहिए, सर्विस या गुड वही होनी चाहिए जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आके दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने सैमसंग की एक मिसाल दी कि सैमसंग
से मैं एक स्पेशल टीवी मंगवाता हूँ जो यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, FBR उस टीवी की इनकम जो पाकिस्तान वो PE को एट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन मैं सैमसंग से एक होम सिस्टम मंगवाता हूँ, डिजिटल सिस्टम मंगवाता हूँ जो उसकी PE पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं करती। देखिए सेक्शन 152 के अंदर पी पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है फॉर विदहोल्डिंग पर। जी तो अगर ब्रांच ऑफिस, इसका मतलब है कि देखिए कैसे वो विदहोल्डिंग कर सकता है। सेक्शन 153 तो ठीक है, क्लियर है ना सबके लिए। सेक्शन 152 के अंदर पूरे का पूरा मैकेनिज्म, तो इसका मतलब है ये तो बात एस्टैब्लिश है कि पी का भी एंटीजन होगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट असल देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर मैं पेमेंट करूंगा ना किसी को भी। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लोकल फॉर्म है, फिर वो लोकल, ABC प्राइवेट, फिर वो लोकल ही बनेगी। नहीं देखिए दो चीजों को अलग कर लेते हैं ना। ब्रांच ऑफिस तो एस्टैब्लिश हो गया कि वो उसकी लोकल की लोकल सारी की सारी टैक्सेशन लोकल पैटर्न पे होगी। मैं इसका आपको वैसे ही सवाल दे देता हूँ कि 152 शुरू कहाँ से होता है? एवरी पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, पेमेंट टू और PE ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन मेरे लिए PE तब बनेगी अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट के साथ। ठीक है, उसके मुताबिक फिर हम जो भी उसकी अच्छा फिर लाइसेंस ऑफिस कहाँ स्टैंड करेगा? नॉर्मली बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज थ्रू लाइसेंस ऑफिस भी काम कर रही है ना पाकिस्तान। वो लाइसेंस ऑफिस जो है वो फिर वो पी की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। सेक्शन 2 के अंदर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, अल्फाबेटिकली जाएंगे तो पी की डेफिनेशन वहां गिवन है, उसने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग लाइसेंस ऑफिस। लाइसेंस को अगर जस्ट टाई अप करना है, सेल परचेज हम कुछ नहीं करते, ये एक्सक्लूडेड है। जी 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 आप ऑफिस से आगे कर नहीं करे करेक्ट नहीं। क्योंकि आज बड़ी तो बार पेश करता हूँ मैं टैक्स बार को, क्या बड़ा अच्छा एक लेक्चर था आज का आपको। और जो ज़्यादातर मेरे दोस्त यहाँ पे आए हुए जूनियर लोग हैं, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा मामला ये आ रहे हैं सब लोग जूनियर जो हमारे दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो टैक्स क्रेडिट में हम फाल नहीं करते, ज़्यादा फ्री ऑप्शन जो है हमारी क्लाइंट नहीं करते, उनकी इनकम आ रही है, GST रजिस्टर्ड अगर वो नहीं है और टैक्स क्रेडिट 65 या 5% उसके फॉल अगर हम नहीं करते लेकिन है उनकी इनकम आती है, तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है? जी मेरा एक ये सवाल बड़ा सा। जी जी दूसरा ये सवाल है कि अगर एक बंदा दुबई का रहता है, क्योंकि 2 जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, मेंबर साहब बैठे हुए हैं, तो जो बंदा अगर उसकी जो प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहा है दुबई में, अगर वो पाकिस्तान में नहीं आती तो वो आया टैक्सेबल होगी? जी देखिए, तो दूसरा सवाल जो है उसका मैं पहले दे दूँ, भूलना चाहूँ, वो तो जजमेंट के हिसाब से है, ठीक है। अब एक जगह टैक्सेबल एक जगह नॉन टैक्सेबल, ठीक है। अब वो वैसे मेरा ओपिनियन तो ये है कि वो टैक्सेबल, चाहे वो पाकिस्तान आती है या नहीं आती, वो टैक्सेबल है। मेरा अपना ओपिनियन, ज़ाती ओपिनियन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है आपका फ्रीलांसिंग वाला, और वो अच्छा उस IT इनकम वाला, IT इनकम में अब वो मेरा ख्याल है 154A आ गया ना, अब 65F तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब वो 60 हाँ, अब वो 0.25 फाइनल हो गया इस साल के लिए। अगर आप पिछले साल के लिए बात कर रहे हैं, अब वो फाइनल है, उसमें कोई एग्जाम्पशन। अगर आप पिछले साल के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें बल्कि मैंने एक की भी है। और वो अगर फॉर एग्जांपल आपने टैक्स एग्जेम्पशन नहीं ली हुई और आपका 1% डिडक्ट हो गया है, पहला सिनेरियो कि हो गया है, तो वो आपका रिफ़ंड क्लेम हो जाएगा। क्यों? आप 65F का क्रेडिट डालें या ना डालें, मज़े की बात है कि वो वैसे फिर भी रिफ़ंड देता है। रिटर्न जो है वो सही उस हिसाब से काम कर रही है। 65F में जो 154A में जो भी टैक्स कटा है वो मेरा रिफ़ंड में ले जाता है। हालांकि वो फाइनल के पोर्शन है, फिर भी वो रिफ़ंड में ले जाता है। हालांकि आपको पता है कि रिफ़ंड में यूजुअली अमाउंट्स नहीं जाती। तो ये है, अगर टैक्स नहीं कटा हुआ तो आपके पास देखें, आपके पास कंडीशंस क्वालिफाई अगर आप कर जाते हैं, आपके पास PSEB की रजिस्ट्रेशन है, आप मंथली 65F की क्वालिफिकेशन आप पूरी कर लेते हैं, तो फिर आप 65F का टैक्स क्रेडिट उस पर भी ले सकते हैं। अगर नहीं करते तो फिर वो नॉर्मल टैक्सेशन में आ जाएगी। वो फिर आपका
आप ये कह लें कि या तो फिर भी दो, या तो आप 154 में सर्विसेज में उसको टैक्स करवा लें अगर आपके पास फॉरेन प्रोसीड्स का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ये भी आई है फ्रीलांसर्स के लिए कि पेयोनीर या वो लोकल रेमिटेंस जो है, ये लोकल अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। अब मेरे पास उसका सोर्स नहीं है कि वो फॉरेन रेमिटेंस है या नहीं है, ठीक है। अब वो एक लोकल कंपनी से मुझे पेमेंट आ रही है, हालांकि सर्विस मैं पाकिस्तान से बाहर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब उस सिनेरियो में ज़रूर मैं ये कहूँगा कि यार वो अब नहीं बनेगी, आपकी एक्सपोर्ट सर्विस के डेफिनेशन में वो फॉल नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपको पेमेंट लोकल आ रही है, उसका फिर एक अलग तरीका हो जाएगा। प्री क्वालिफिकेशन में सेल्स टैक्स की जो बात कर रहा है, वो सेल्स टैक्स प्रोविंशियल है, फेडरल है या प्रोविंशियल है, जाहिर सी बात, प्रोविंशियल हाँ। क्योंकि नॉर्मली तो सर्विसेज में एग्जम्प्ट है, यहाँ पे नहीं है। देखिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सेपरेट है, रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, चाहे आप एग्जाम्प्ट हैं चाहे आप टैक्सेबल हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल साहब FCA। आज की प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी ज़बरदस्त। मैं वेलकम करता हूं जनाब यूसुफ अली चौधरी साहब को यूसुफ स्टाफ हाउस से, और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि उन्होंने भी इस प्रोफेशन की बड़ी खिदमत की और उनके आगे बरखुरदार जो हैं जी वो भी दोनों ही इसी प्रोफेशन की खिदमत कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं जनाब, हमें अब हमारे जो आज का जो हमारा सेमिनार था इसके दौरान हमें मोहम्मद अरशद बशीर साहब ने ज्वाइन किया, अतीक रहमान मिर्ज़ा साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, शाद महबूब साहब बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद फैसल साहब तशरीफ़ लाए। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन एक अभी थोड़ी देर में MOU साइन करने जा रही है, उसमें जो हमारे सदर लाहौर टैक्स बार और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल वहीद की काविश है। मैं सेमिनार को आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सदर जनाब मोहम्मद नमानी साहब से कि काइंडली वो ज़रा दाइस पे तशरीफ़ लाएँ जो और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन MOU साइन करने जा रही है उसके बारे में ज़रा बार मेंबर से शेयर करें। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, माजरत अपना प्रोग्राम के दरमियान असल में हम ये ऐलान पहले करना चाह रहे थे, लेकिन वो चोई साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कदम माशाल्लाह लाहौर टैक्स बार में आए हैं तो हमारे लिए एक और आसानी हो गई है। और मैं तमाम मेहमान के लिए एक बड़े खुशी से मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि लाहौर टैक्स बार का सर एक्सल लैब के साथ एक MOU आज साइन हो रहा है, और उस MOU में जो है थोड़ी जो लेट हुई हमारी इनसे निगोशिएशन चल रही थी, तो मैं तमाम दोस्तों को ये बड़ी खुशी से आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लेबॉर्ट्री टेस्ट होंगे सर इन एक्सल लैब के ऊपर 35% जो है उस पर डिस्काउंट होगा। हमारे जो मेंबरान लाहौर टैक्स बार के मेंबरान जो एक्सल लैब में से अपने टेस्ट वगैरह करवाएंगे, जो जर्नल टेस्ट होते हैं कोई भी हों, लैब टेस्ट के ऊपर 35% जो है इनका ये हमें डिस्काउंट देंगे। और जो इनके सर रेडियोलॉजी टेस्ट हैं उस पे इन्होंने 25% जो है डिस्काउंट देने का हमारे साथ प्लान किया है और हमें 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी लाहौर टैक्स बार के लिए एक बड़ा एजाज़ की बात है। पहले भी एक दो हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह वहीद साहब ने बहुत ज़्यादा, अब्दुल वहीद साहब ने बहुत ज़्यादा इनके साथ निगोशिएट किया, हमें लूप में रखा और हमने मिल के काविश की, और आज एक्सल के लैब के हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, आप तमाम दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं जो सब आपके माशाल्लाह आने से माशाल्लाह और हमारी टैक्स बार में रौनकें भी बढ़ गई हैं, और एक्सल लैब का भी हम शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ओवर टू सेक्रेटरी साहब एक दफ़ा फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब। जो हमारी जो MOU साइन होने जा रहा है एक्सल लैब के साथ, इनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और पूरे लाहौर में इनकी ब्रांचेज हैं, वो भी डिटेल्स इंशाल्लाह यहाँ पे हम लोग शेयर कर देंगे। जो निशाद के पास जो एडमिन ऑफिसर है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन को डिटेल के नोटिस बोर्ड पे लगा दें कि इनकी लैब्स कहाँ मौजूद है, और इसके अंदर जो बार के एम्प्लॉइज़ हैं वो भी शामिल हैं।
सदर लाहौर टैक्स बार मोहम्मद माहिया साहब ने जो सिलसिला ये लेक्चर्स का शुरू किया और इसमें उन्होंने हर जो थर्सडे है उसमें एक नए स्पीकर को वो मदऊ करते हैं और उसके लिए ये कोशिश कर रहे होते हैं। शायद वही सुन के मोहम्मद अरशद रहीम साहब आज यहाँ तशरीफ़ लाए, FC हैं और ये FC है और इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो CA है वो अपना कंप्लीट किया था। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इसी की वजह से वो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमें टाइम भी दे हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहसिन नदीम साहब, FCA फॉरवर्ड प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। हाँ जी, एक जो सिलसिला सदर साहब ने शुरू किया था यहाँ पे जजमेंट का, और वो आज चूँकि हमारे जो स्पीकर थे जनरल स्मैर सईद साहब वो लेट थे और सदर साहब ने अभी भी मुझे बताया कि स्मैर सईद साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्मैर सईद साहब से काइंडली आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और जो आपके पास जजमेंट है और जो लाहौर टैक्स बार के बॉक्स में अवेलेबल होगी वो इंशाल्लाह वो यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होगी। जी जनाब स्मैर सईद साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सेक्रेटरी साहब और शुक्रिया मेरे प्रेसिडेंट, मेरे वाइस प्रेसिडेंट एंड हिज टीम, और वी वेलकम यू द चीफ गेस्ट एंड स्पेशल गेस्ट एट दिस ऑनरेबल फोरम। आज के लिए जो है जी एक जजमेंट है, वो हम बड़े अरसे से ऑनरेबल जितने भी कमिश्नर साहब आते थे उनके पास कोई भी अपनी अपील अंडर सेक्शन 129 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब लेकर जाते थे तो यूजुअली वो कुछ थोड़ी बहुत बात सुन के कोई एक दफ़ा फिर जो है जी वो रोलिंग स्टोन की तरह वापस भेज दिया करते थे कि जी जाएं आप नीचे जाके वो ऑफिसर के रहमो करम पे बैठे हैं और देखें कि क्या है। और ऑब्वियसली वो जब DC के पास या AC के पास जाते थे तो वापस आते वो सेम फेट होती थी, ना वो रिकॉर्ड देखता था ना वो डॉक्यूमेंट्स को कहीं से सब्सटेंशिएट करता था। तो ये अभी रिसेंटली एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है विच इज़ ऑथर्ड बाय मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी, और टाइटल है उसका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूटरी गुजरांवाला। उसमें जो प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 129 उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने फ़िक्स कर दिया है कि जो स्कोप सेक्शन के अंदर अवेलेबल है कमिश्नर उस स्कोप से बाहर जाके रिमांड नहीं कर सकता। अब कमिश्नर के पास उन्होंने ये होल्ड कर दिया जी कि ये इख्तियार नहीं है कि वो रिमांड करे या केस को एक उस सर्कल में डाले रखे कि जी वो एक शटल कॉक बनी रहे कि आप कमिश्नर साहब के पास आएँ वापस चले जाएं, फिर ऑर्डर होके आए फिर वो वापस आपको भेज दें। तो ये रेलेवेंट, वैसे तो जजमेंट यहाँ पर अवेलेबल होगी और रेलेवेंट मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है वो पढ़े देता हूँ जी इसको, कि इसी के पैराग्राफ 7 में वो कहते हैं कि जी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द केयरफुल रीडिंग ऑफ द अबव दैट बिफोर अमेंडमेंट कमिश्नर अपील्स आफ्टर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस कुड पास डायरेक्शन। ये 2005 में एक अमेंडमेंट आई थी जिसकी वजह से उस वक़्त तो पहले पर मतलब था कि जी वो रीजनिंग दे सकता है वापस भेजने के लिए, बट फॉर नो वट एवर इज़ अवेलेबल इन दिस सेक्शन वो कहते हैं कि जी however such power has been curtailed by way of amendment, commissioner appeal is only confined to confirm, modify or annul the assessment order after examining evidences which in his opinion is necessary for the decision. Commissioner appeal cannot travel beyond the above scope or pass an order or give any direction which would work adversely against the appellant who had filed appeal against the order of lower authority. This amendment has further authorized the Commissioner of Appeals to undertake further inquiries to ascertain the fact rather than remitting the case to the lower forum. The legislative policy behind the aforesaid amendment is to curb prolonged and protracted litigation at the cost and inconvenience of the taxpayers.
और दूसरा ये है जी कि वो ये भी एक इसके अंदर एस्पेक्ट था कि समटाइम्स जो ऑर्डर्स रिमांड के होते थे वो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल के पास असेल किए जाते थे। ऑनरेबल ट्राइब्यूनल जो है वो उसको अनल कर देता था, विच वाज इन दैट केस कि जी वो अनलमेंट के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मेरिट्स ऑफ द केस तो टच ही नहीं हुए। कमिश्नर अपील्स के पास सिर्फ ये होल्ड किया गया है कि जी वो रिमांड करने का इख्तियार था। सो द ट्राइब्यूनल शुड हैव सेंड इट बैक टू द कमिश्नर कि जी आप एज़ पर लॉ जो है वो फैसला करें, इंस्टेड कि आप मतलब उसको रिमांड करते, आपको ख़ुद उसके अंदर फैसला करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच जी। ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि यूजुअली हम एक रोलिंग स्टोन ही बने रहते थे पहले कमिश्नर अपील्स के पास जाके कि जी वो पीछे भेज देता था, फिर वापस आ जाते थे। और मेरे तो अपने केस में आई हैव एक्सपीरियंस 6 टाइम्स कि जी वो वापस नीचे गया, फिर आ गया, फिर आ गया, और ये 3-3 4-4 साल तक मुहित जो है वो यही शटल कॉक चलती रहती थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब स्मार्ट सही साहब। मौका से फ़ायदा उठाते हुए मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, सदर लॉ टैक्स बार ने हुक्म किया है उनकी इजाज़त के साथ कि अगर कोई और दोस्त हमारे साथ कोई जजमेंट, कोई अच्छी कोई चीज़ शेयर करना चाहे वो किसी भी वक्त मेरे से डिस्कस कर ले, फिर उसको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और स्पेसिफिकली सदर साहब ने अतीक रहमान मिर्ज़ा साहब का भी नाम लिया है, जो वो पिछले उम्रा पे जाने की वजह से थोड़ा सा शायद वो मसरूफ़ हो गए और आजकल अपनी रिटर्न्स में बिज़ी हैं। मैं सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहसिन नदीम साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, काइंडली आप तशरीफ़ लाएँ। जी मोहसिन नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट ज़ाहिद सिकंदर साहब और हमारे हरदिल अज़ीज़ सदर लाहौर टैक्स बार नुमान याहिया साहब, मुबशर बेग साहब जनरल सेक्रेटरी, अहदेदारान, हमारे सीनियर्स चौधरी यूसुफ साहब और आज के स्पीकर उस्मान साहब, और हमारे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी के चेयरमैन नदीम भट्ट साहब, और तमाम बार मेंबरान को, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ी ये एक फ़ख्र की बात है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से इस रजीम का जिन्होंने इस प्रोग्राम की रवायत को जारी रखा। ये प्रोग्राम तकरीबन हमने 2008 में शुरू किया था और माशाल्लाह इसको अब आप देख लीजिए 2022 में आ गए, तो इसको भी तकरीबन 14-15 साल की रवायत चल रही है ये। और मुझे ये भी एक फ़ख्र है कि जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था दरस व तदरीस का, शायद उस वक्त भी जुमेरात ही का दिन रखा गया था और आज तक भी जुमेरात का दिन ही चलता आ रहा है और हफ्ते में एक दफ़ा हुआ करता था। और मुझे ये जानकर भी खुशी भी हुई, सदर साहब ने इस तरह बताया कि अब इसको ये अपलोड भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं और अपलोड भी करते हैं। इससे ये दिए से दिया जलता रहेगा और इंशाल्लाह बार का जो असल मकसद था वो यही होता है कि आप बैठ कर एक दूसरे से अपने प्रपोजल्स को, अपनी प्रपोजिशंस को डिस्कस करें और इन मसाइल को हल करें और ख़ुद ही एक दूसरे से फ़ाहम व तफ़हीम से इस चीज़ों को हम डिस्कस कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम है और इसको चलते रहना चाहिए और ये अच्छे तरीके से चलाया भी जा रहा है। मेरा सिर्फ आप भी सदर साहब से मैं मशवरा कर रहा था कि इसमें नए लोगों को आप लेक्चर का मौका दिया करें, बल्कि आप इंट्रोड्यूस उनको ज़बरदस्ती किया करें, क्योंकि ये एक एक्सपोजर मिल जाता है। एक लड़का रिसर्च करके आ जाता है, नया ब्लड आ जाता है, वो आके यहाँ पर खड़ा होता है, उसका एक्सपोजर लेवल फ़र्क आता है। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक सीनियर्स का पैनल बनाया करें, उसको जिसने प्रिपेयर किया हुआ टॉपिक वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होगा यूजुअली, तो उसको उस क्वेश्चन आंसर सेशन में ना दिया जाए, बल्कि क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए सीनियर उसको भी बैठाएं साथ, वो भी बैठे जिसने लेक्चर प्रिपेयर किया है, बट इन एडिशन टू दैट सीनियर 2-3 साथ बैठे जो किसी को राय दे सकें, उसको खामखा को डिफेंसिव पोजीशन में ना डाला जाए, वो जो तैयारी करके आया है। तो एक मेरा ये मशवरा है इसको मज़ीद इसमें एक जिद्दत पैदा करने के लिए। बाकी इसके अलावा अब मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज आप सबसे यही कहूँगा कि जो आज का टॉपिक था बड़ा अच्छा टॉपिक था, फॉरेन इनकम वाला, और इस पर बहुत सारा, बल्कि मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर एक ज़रा और लेक्चर भी रखें ताकि जो और इश्यूज़ हैं
लाइक किसी मुल्क में टैक्स का रेट लो है, मतलब यूके में 11,000 पाउंड से ज़्यादा नीचे हो अगर रेंटल इनकम तो टैक्स नहीं है, यहाँ टैक्स है। यहाँ तो उसका ये चीज़ें भी सारी जो है एक्सप्लेन की जाए। मैं आज वक्त नहीं लेना चाह रहा इस पर ज़्यादा, लेकिन इसको वक्त की ज़रूरत है। इस पे आप इसको टॉपिक को देखिए। और बाकी हम सबको अब डिजिटल दौर में हम सारे जा चुके हैं, IRS भी आ चुका है, मेरा ख्याल है पेपर वाली हमारी काम तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें भी अब अपने आप को, जो हम जैसी एज के पुराने थे, हमें भी अपने आप को यूज़ टू करना पड़ेगा इन मॉडर्न चैलेंजेस से। और इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ जो मैंने शायद एक पिछली लेक्चर में भी कहा था, वो है टैक्स मैनेजमेंट। अब हमें टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट की तरफ जाना है, ताकि ये वक्त की ज़रूरत अब बनेगी। आज आपको ये देखना है कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है, आपको ये देखना है कि 20 साल बाद इसकी टैक्सेशन में ये कहाँ खड़ा होगा, इसको मैंने कैसे लेकर चलना है और इसकी किस तरीके से इसकी टैक्स प्लानिंग करनी है, ताकि इसको जो फ्यूचर में चैलेंजेस आएँ ये उससे नबरदज़मा हो सके। बस इन छोटी सी गुजारिशात के साथ मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, रजीम का और जाहिद सिकंदर साहब का कि वो भी आए, तशरीफ़ लाए, हमारी बार को इज़्ज़त बख्शी। और आप सबका, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, आपने जनाब चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जब ये सिलसिला शुरू किया गया, जब सदर लाहौर टैक्स बार ने ओथ लिया लाहौर टैक्स बार की सदारत का, तो सदर साहब ने भी शुरू में यही बात कही कि हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नए से नए दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराएं। और मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हर थर्सडे को जो लेक्चर होता है, जो सेमिनार होता है, उसमें एक नए स्पीकर ही आ रहे हैं। और अभी तक सिवाय चेयरमैन अकेडमी टैक्स बार अकेडमी के नदीम भट्ट साहब के कोई किसी को दूसरी बार शायद अभी तक मौका नहीं मिल सका, क्योंकि वो सदर साहब जो कोशिश कर रहे हैं उसमें नए से नए दोस्त को, उनका ये मोटिव है कि नए से नए दोस्तों को लाया जाए। दूसरा जनाब गेस्ट ऑफ ऑनर साहब ये था कि जो क्वेश्चन आंसर्स की ज़िम्मेदारी है वो हमारे जो चेयरमैन LTV अकेडमी नदीम भट्ट साहब हैं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। और जब ये सेमिनार यहाँ पे ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद होते हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक वो क्वेश्चन आंसर्स का एक सिलसिला वो दोस्तों के दरमियान चलता रहता है। मीनवाइल उसके पीछे खाना भी चलता रहता है साथ, और साथ साथ आगे क्वेश्चन आंसर भी चलते रहते हैं। मैं निशात से कहूँगा कि वो अपना हमारे जो चेयरमैन इंटरटेनमेंट कमेटी मलक अबू बकर साहब हैं, उनसे रब्ता करें, उन्हें पूछे कि पीछे हमारे खाने की भी क्या पोजीशन है, वो ताकि वो भी अपडेट कर दें उस हिसाब से। आज मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हमारे सईद नागरा साहब का, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आज वो तशरीफ़ लाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन्होंने आज हमारा सेमिनार अटेंड किया है, इन्होंने भी सुना था कि वो जनाब लाहौर टैक्स बार में हर थर्सडे के सेमिनार होता है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएँ और अच्छा फील करेंगे आप। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सईद नागरा साहब से कि वो कहीं तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएँ कि उन्होंने आज के हमारे सेमिनार को कैसा पाया। जनाब वाइस प्रेसिडेंट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नुमान यही साहब, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, उनकी होल कैबिनेट के शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, जो हाई कोर्ट में हम लोग कैबिनेट में ज़ाहिर है होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम लोग टैक्स के लिए एलियन होते हैं, हमारे लिए एक किस्म का हमें इतना ज़्यादा इसकी नो हाउ नहीं होती। मुझे खुद अपना पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, नुमान साहब से रब्ता करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे जो है, मैं कहूँगा मुझे शर्फ ही बख्शा कि उन्होंने मुझे कहा कि आज आप आके खुद हमारे सेमिनार्स होते हैं, रेगुलर बेस पे हम करते हैं एवरी थर्सडे। तो आई फेल्ट ऑनर्ड कि मैं आया, और मेरे ख्याल से जो टॉपिक था, मैं भी क्योंकि समवेयर और द अदर आई एम वेरी मच रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो मेरे ख्याल बड़ा इन्फॉर्मेटिव एक टॉपिक था और मुझे खुद उस टॉपिक से बहुत जो है वो सीखने का एक मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आप सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज to have such a nice cabinet who is always very keen to provide you whatever information
दे कैन गैदर फॉर यू, और आप लोगों के लिए जो है एक लर्नर जो टीम है उसको अरेंज करते हैं लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए। और मेरे ख्याल से ये एक लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के लिए एक क्या मैं कहूँगा कि इबादत ही कर रहे हैं टैक्स बार एसोसिएशन की, कि लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जो आप आम बंदा जो है वो पैसे दे के कहीं से इन्फॉर्मेशन वो सीख करता है, वो फ्री में आप लोगों को इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगेन इट्स हैट्स ऑफ यू गाइस, जो है थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत शुक्रिया सईद नागरा साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। हमें सेमिनार के दौरान मोहम्मद रजवान कम्बो, खाल बशीर मलिक साहब, अहमद रज़ा एडवोकेट, चेयरमैन साहब कमेटी ने ज्वाइन किया, मैं उनको वेलकम करता हूँ। बिल्कुल जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट सईद नागरा साहब ने 2-4-5 मिनट लिए हैं, इस तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने चेयरमैन LTBA टैक्स अकेडमी नदीम भट्ट साहब से काइंडली 5 मिनट के लिए आप भी तशरीफ़ लें। चेयरमैन साहब के पास भी कोई मटीरियल है जो बहुत ज़्यादा यहाँ यही आ जाए, यही आ छोटा सा ही है जाए सर। टाइम आगे काफ़ी हो गया। जी। मैंने सिर्फ स्लाइड्स वो दिखानी है जी, बस स्लाइड्स आप देख लें तो बस क्लोज कर दें। पैसे तो उन्होंने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन आपको उस्मान साहब ने बड़ी अच्छी दी है, तो मैं ज़रा क्रक्स ज़रा और तरीके से बनाया हुआ था, करते ही रहते कुछ ना कुछ। बाकी क्वेश्चन आंसर भी अपनी जगह पे है, मैं इधर अवेलेबल हूँ। ये सेमिनार क्लोज करते हैं क्योंकि आपको भूख भी लगी होगी, तो मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाऊँगा आप लोगों से। एक स्लाइड्स दो सिर्फ दिखानी है इन शॉर्ट, और वो आप लोगों के लिए बनाई है, मुझे भी फ़ायदा देगी और आपको भी देगी। ज़रा ये स्क्रीन ऑन कीजिएगा। नहीं वो शायद आ नहीं रही। उसमें बेसिकली जी मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। दो स्लाइड्स हैं, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम है, दूसरी फॉरेन सोर्स इनकम है और तीसरा फॉरेन लॉस है। उन्होंने ज़रा डिटेल में कर दिया, मैं उसका क्रक्स निकाल के आगे आपको प्रेजेंट कर दूंगा, बस इससे ज़्यादा। और प्लस रेंटल इनकम पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे जनाब, 5 मिनट ही है, ज़्यादा नहीं मैं लूँगा आपसे। बस वो फाइल अभी फाइल खोल लो भाई, खोल लो यार फाइल। असल में पाकिस्तान सोर्स इनकम तो आपको पहले से पता है, वो 11, 5 और 6 के अंदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वो तो कवर हो गया। बेसिकली सेक्शन 2 और मैंने ऐड करने हैं साथ, सेक्शन 50 एंड 51, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने वो 2 केसेस किए हैं। मेरा कज़न था जी, बाहर से आया, उसको रेंटल इनकम बाहर आई दुबई में, टैक्स नहीं लगा उसको, वो यहाँ आ गया, यहाँ से गया हुआ था वापस आया। ये एक फेवरेबल वाली चीज़ है, आप लोगों के काम आ जाएगी। तो क्या हुआ, जब रेंटल मैंने कैलकुलेट किया वहाँ टैक्स नहीं लगा, इधर मैंने कैलकुलेट करूँ तो टैक्स बढ़ गया। मैंने कहा अब क्या करें भाई, ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा, अब इसका क्या करें। तो मैंने कहा ये ना कि आते ही पाकिस्तान में सन जैसे आसमान से गिरा तो खजूर में अटक गया, या सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। तो मैंने कहा क्या सोचते मैं पहुंचा कि सेक्शन 50 एंड 51 अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एंड रिटर्निंग एक्सपेक्ट्रिएट, उसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये आपके सामने आ गया है। ये जो पहला पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो आपके सामने है, एग्जम्पशन है तो आप ले लें, डबल टैक्सेशन ट्रीटी नॉन रेजिडेंट के लिए है। दूसरा केस है फॉरेन सोर्स इनकम का, वो टैक्सेबल है 11(6) में। एक्सेप्शंस क्या है, क्रेडिट आपको मिलेगा अगर आपने पेमेंट की होगी तो, सैलरी को निकाल के, क्योंकि सैलरी 102 सेक्शन में अगर आप बाहर टैक्स दे आए हैं तो वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। अब रह गई बाकी एक्सेप्शंस, तो आपके पास अगर आपने सैलरी निकाल दिया, FTR वाला भी निकाल देना, क्योंकि उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है 103 में नॉर्मल टैक्स इनकम का होगा। एग्जम्पशन अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है वो भी जरूर चेक करें, अगर ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल ही होगी या पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल ही होगी, उसको सेकंड स्केड्यूल में और सेक्शन 41 से लेके 55 तक उसको भी देख लें। फिर लास्ट है जी अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, अगर उसमें कोई एग्जम्पशन है तो वो भी चेक कर लें। दूसरा आ गया नॉन रेजिडेंट, वो आपको पता है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया अगर बाहर से पैसा आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने भेजा, किसको भेजा और कैसे भेजा, वो मैं आपसे बहस पहले कर चुका हूँ। अगर वो आप क्लियर नहीं करेंगे, ये मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग बाहर इनकम उन्होंने बाहर कमाई है लेकिन वहाँ सोर्स उनके पास अवेलेबल नहीं है उनके पास। वो जो पैसा पाकिस्तान में आएगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ भी लगेगा और टैक्सेबल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर,
क्योंकि वहाँ फॉरेन सोर्स इनकम होगी तो तब है, तो वहाँ तो है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से आया आपके पास। सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ जरा जेहन में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। नेक्स्ट है जी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, जो वक्ती तौर पे पाकिस्तान में आ जाते हैं लेकिन वो पैसा पाकिस्तान में लेके नहीं आएंगे, तो उनकी तमाम इनकम फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और चौथा क्या है आखिरी, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, जो सिटीजन जो पाकिस्तान से यहाँ से जाके, मेरा कजन जैसे वापस आया तो वो मैंने चेक किया वो इस सेक्शन 51 के अंदर फॉल कर रहा था, तो मैंने एग्जम्पशन क्लेम कर ली, क्योंकि जिस साल में आप आएंगे रेजिडेंट बनेंगे और उससे अगले एक साल में आपको पूरी इनकम जो फॉरेन सोर्स इनकम है तमाम इनकम पे एग्जम्पशन मिल जाएगी। सो एग्जम्पशंस को भी जेहन में रखें, ये नहीं है कि खाली आप उसको टैक्स लगा दें। बाकी रही बात जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, स्लाइड जरा दिखा दो। फॉरेन लॉस वाला वैसे हो गया है लेकिन मैंने 3 बातें करनी है, मैं क्लोज कर दूंगा। फॉरेन लॉस आप पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं क्लेम कर सकते, जैसे उन्होंने बताया आपको। दूसरा पॉइंट कि आप फॉरेन लॉस को फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात कि जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो तब भी वो फॉरेन इनकम के अगेंस्ट रिस्पेक्टिव हेड के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा जहां कैरी फॉरवर्ड होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, साल से आपकी सर्विसेज टैक्स बार के लिए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन जनाब चेयरमैन साहब नदीम भट्ट साहब आपकी शुक्रगुजार है। एक अनाउंसमेंट जो लास्ट टाइम पे भी की थी कि नुमान इफ्तिखार ख्वाजा साहब ने जब यहाँ पे एज ए स्पीकर आए थे तो उन्होंने लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन को एक फेवर दी थी कि वो 17 दिसंबर को एक विद होल्डिंग टैक्सेस एंड ई फाइलिंग विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। और जो दोस्त इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी, वो अपना जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के इसी सिस्टम के तहत वो उनको सर्व किया जाएगा। तो राउंड अबाउट 25 से 27 स्टूडेंट्स की उसमें क्लास होएगी। और ये पहले 17 दिसंबर को, फिर 14 जनवरी को, फिर 18 फरवरी को और फिर 18 मार्च 2023 को इस तरह ये वर्कशॉप्स होएंगी जो पूरे दिन पे मुहित होएंगी। मैं तमाम मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी जो 17 दिसंबर 2022 वाली जो वर्कशॉप है उसको अटेंड करना चाहे तो वो हमारे काउंटर पे निशात को अपना नाम वहाँ पे लिखवा दें, ताकि उनको फिर जब उसमें हिस्सा हो सके उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आज इस्लामाबाद से ख्वाजा इकरार साहब हमारे साथ MOU साइन करने के तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज के हमारे सेमिनार के चीफ गेस्ट जनाब जाहिद सिकंदर साहब जब मेंबर बने तो इन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दी और हमारे बार मेंबर्स के और टैक्स पेयर्स का एक जो दरीना मसला था जो बार उसके अंदर लिटिगेशन चलती थी, असेसमेंट आर्डर्स पास होते थे, फिर आगे रिमांड में चले जाते थे, जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर था। इन्होंने आते ही उसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दे के अपनी दाग बिठा दी कि भाई मैं काम करने आया हूँ और अच्छी जजमेंट्स जो हैं वो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ किए हैं जो कानून के मुताबिक है उसके ऊपर अमल हो। जनाब मिस्टर जाहिद सिकंदर साहब LLM लंदन है और उन्होंने यहाँ पे एज ए मेंबर बनते, प्रोफेशनल में भी तो कमाल थे, एज ए मेंबर बनते ही ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट्स दी और टैक्स पेयर्स की फेवर में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब जाहिद सिकंदर साहब काइंडली आप तशरीफ़ लाएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब नुमान यहिया साहब सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, जनाब मुबशर बेग साहब सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, मोहसिन नदीम साहब साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार, पूरी कैबिनेट, चौधरी यूसुफ साहब इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर मेंबर, जनाब सईद नागरा साहब साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार और तमाम इज़्ज़त माब काबिल एहतराम मेंबरान बार, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा लाहौर टैक्स बार का कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया
कि मैं आपके साथ आके यहाँ बात कर सकूँ, आपके साथ अपने थॉट्स को शेयर कर सकूँ, और आपका जो एक सिलसिला तालीम व तदरीस का है उसको भी, उससे भी महसूस हो सकूँ, लर्न कर सकूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी काविश है जो कई सालों से हम देख रहे हैं, और जिसको बहुत एहसन और बखूबी तरीके से ये कैबिनेट जिसको कंटिन्यू कर रही है कि जो लेक्चर्स आपको वीकली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे यंगस्टर जो नॉर्मली जो थोड़े सीनियर अहबाब हैं उनसे तो मेरी तकरीबन सबके साथ ही शनासाई है और उनकी मेरे साथ शनासाई है, लेकिन बहुत सारे मैं यहाँ यंगस्टर्स देख रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल गैदरिंग्स में तो लोग बड़े बड़े वकला शौक़ से आते हैं, पर जिस शौक़ से तालीम व तदरीस की इस महफ़िल को भी लोग सुन रहे हैं और उस पर फ़ायदा उठा रहे हैं। सो वेल डन कैबिनेट, वेल डन मिस्टर प्रेसिडेंट, योर टीम, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और मैं समझता हूँ कि बार एसोसिएशंस का यही रोल है। बार एसोसिएशंस, क्योंकि जो लॉ है ये कॉन्टीन्यूसली एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक फेमस सेइंग है, कोटेशन है इंग्लिश की, कि देयर इज़ नथिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज। यानी कि जो वर्ड चेंज है यही कांस्टेंट है इस दुनिया में, और लॉ का जो प्रोसेस ऑफ चेंज है ये कॉन्टीन्यूस है। और लॉ में भी जो टैक्सेशन लॉज हैं, आप दूसरे सिविल लॉज देखें, क्रिमिनल लॉज देखें, उनमें 5 साल 7 साल 10 साल बाद कोई अमेंडमेंट आती है। यहाँ तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, तो हर साल ही चेंज आनी है, उसमें टैक्स रेट्स हों, अमेंडमेंट्स हों, हर साल आपको जो है चेंज मिलेंगी, और यू हैव टू कोप अप ऑल द टाइम विद द एवोल्यूशन, विद द चेंज, विद द अमेंडमेंट्स ऑफ द टैक्सेशन लॉज। तो ये एक लॉयर के लिए, ख़ास तौर पे टैक्सेशन लॉयर के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को अपडेटेड रखे। अगर अपडेटेड नहीं रखेगा तो शायद वो कोप अप नहीं कर पाएगा जो आपके जो टैक्सेशन के मामलात हैं। मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, मुझे अभी यहाँ पे जैसे पता चला कि 2 आज आपकी एक लैंडमार्क काम हुए हैं। एक चौधरी यूसुफ साहब सीनियर मेंबर, उनकी विसासत है कि एक इस्लाह कंपनी वो उन्होंने इस टैक्स बार को इनायत की है, तो उनका शुक्रिया मैं करना, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा से टैक्स बार में रही हैं, और मेरे तो ये हमसाए भी हैं वैसे और दूसरा जो टैक्स बार को आज जो अनाउंसमेंट हुई है, मेमोरेंडम ये साइन करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सेल लैब्स में 30-35% तक वकला को जो एक डिस्काउंट मिलेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है। बहुत सारे वकला इससे फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे जो ऑब्वियसली जो इससे फ़ायदा उठाएंगे, और उनका भी शुक्रिया जी। टॉपिक आज के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में जो आज के स्पीकर हैं, वेरी टैलेंटेड मिस्टर उस्मान साहब, उन्होंने आपको बड़ा डिटेल में बताया, कुछ नदीम भट्ट साहब ने साथ किया। तो टॉपिक के हट के मैं आपको थोड़ी जनरल चीज़ों के हवाले से 1-2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा बीइंग अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि जिस तरह नुमान साहब ने मेरे लिए सादत की बात है कि मेरे लिए 2 अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अ जज शुड स्पीक थ्रू हिज जजमेंट्स। कंडक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जजमेंट्स बोलनी चाहिए। अगर मुझसे बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब पूछते हैं आके कि आपका कैसा चल रहा है काम, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे से मत पूछें, ये बार रूम है मेरे बिल्कुल साथ में, आप उधर जाएं। बार रूम जो है वो किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का स्क्रूटनी का सबसे बड़ा इदारा है। अगर वहाँ पे आपको मेजॉरिटी राय मेरे बारे में अच्छी मिले तो समझे मैं ठीक काम कर रहा हूँ, और अगर आपको मेजॉरिटी मेरे बारे में नेगेटिव ओपिनियन मिले, तो ये एक मैं समझता हूँ जुडिशियल ऑफिसर का, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो है वो स्क्रूटनी का जो सबसे बड़ा बेहतरीन इदारा है वो बार रूम है। सेकेंडली, जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बात कहूँगा कि बी पोलाइट, बी हम्बल, एग्रेशन और नॉट अननेसेसरी एग्रेशन से का फ़ायदा नहीं है। आप अपने केस को अच्छा प्रिपेयर करें और अपने जो भी आपकी प्रपोजिशन है उस पे आप पूरी मेहनत करें, और जो आप फेयर करें, अपनी जो प्लीडिंग्स हैं उसमें फेयर रहें। अगर आप फेयर रखेंगे, यकीन करें मैं आपको एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम फेवरेबल करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेयर प्लीडिंग्स ऑफ द लॉयर और जो अपलेंट होते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि वी आर नॉट रिकवरी ऑफिसर्स,
वी आर नॉट एट ऑल रिकवरी ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, वी हैव टू एक्ट फेयरली। और उसमें हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि हम पाकिस्तानी कल्चर में हैं, डिपार्टमेंट के लेवल पे भी ज़्यादती कई दफ़ा हो जाती है। लेकिन आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप भी क्योंकि हमारे यहाँ ना कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। लोगों को जब कोई नोटिस जाता है किसी डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर पे FPR की तरफ से, तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा कोई कल्चर नहीं, लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, ओके फाइन, आई गो, आई टेल देम व्हाटएवर द ट्रूथ इज। यहाँ पे लोग खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक बहुत ज़्यादा गैप है डिपार्टमेंट के और हमारे टैक्स पेयर्स को। मेरे पास जब भी ऑफिसर्स आते हैं डिपार्टमेंट के, मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि देखिए आपका काम है लोगों को फैसिलिटेट करना। ये मुल्क चल रहा है टैक्स के ऊपर, बिजनेसमैन टैक्स ना दे आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो आप लोग उनको फैसिलिटेट करें, उनको खौफज़दा ना करें कि आपके पास आए तो आपके पास वो डरा और डरा आए कि पता नहीं मेरे से ये क्या सलूक करेंगे। बी फेयर टू देम। इसी तरह टैक्स पेयर्स भी ऑलवेज, मैं हमेशा आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको एडवाइस करें कि बी फेयर। ठीक है, जहाँ पे आपको जो भी एक्सेप्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, जो भी आपको फेवर्स हैं लॉ में, ज़रूर अवेल करें, बट ऑलवेज बी फेयर। और उससे ये होगा कि ये निज़ाम चलेगा। निज़ाम अदरवाइज़ अगर हम दोनों साइडों से अगर एक जो कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकेगा। और सेकेंडली एक और चीज़ मैंने एक जो ऑब्ज़र्व की है एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कि बहुत सारी क्रॉस अपील्स जब फाइल होती हैं किसी भी किसी फैसले के ख़िलाफ़, तो नॉर्मली अब एक केस मेरे सामने आया 2011 में, उसकी जो क्रॉस अपील थी वो डिसाइड हो गई हुई थी और 2022 में वो दूसरी अपील लग रही थी। तो ये 11 साल जो पेंडिंग रही, उससे लिटिगेशन भी पेंडिंग रही, बर्डन रहा, प्लस ये है। तो कोशिश किया करें कि जहां आपके नॉलेज में आता है कि कहीं क्रॉस अपील्स ऑलरेडी हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास हज़ारों केसेस हैं ना, वो बहुत सारा उनके पास तवज्जो नहीं दे पाते, बर्डन ओवर बर्डन है, कैपेसिटी इशूज़ हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि आप इन चीज़ों को कंसोलिडेट करें टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। अब नॉर्मली अगर 11 की जजमेंट को आज हमें ना पता चले और हम 2022 में एक और जजमेंट दे दें, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की लिए परेशानी होगी कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आज हो सकता है उसमें रिलीफ मिला हो, इसमें ना मिल सके, तो आपको वो रिलीफ भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कंसोलिडेट करें। बाकी नॉर्मली बहुत सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, होती रहती हैं। मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ आके, यहाँ हमेशा अपना घर लगता है, हमें बड़ा कम मौका मिलता है। हम तो इन ईवानों के, इन हॉल्स के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो कभी कभी इस तरह जब मौका मिलता है तो अपने घर में आके इंसान हमेशा खुशी महसूस करता है। और आप जैसे जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मिलके और एक खुशी, और बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत सारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, और जिस तरह एंथुजिस्टिकली हमारे कुछ दोस्त अहबाब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बड़े वो मनसूख से कर रहे थे, तो एक कल्चर डेवलप किया हुआ है। नुमान साहब, आई अगेन कंग्रेचुलेट यू। मतलब ये कोई आपके ये नहीं है कि यहाँ पे है, लेकिन इट इज़ गुड टू सी कि आपने बहुत अच्छा कल्चर डेवलप, एक पढ़ने लिखने वाला कल्चर डेवलप किया। मेरे सामने अब्दुल वहीद साहब बैठे हैं जो निकल रहे हैं ओके, ये इनका मुझे जिक्र करना भूल गया, ही इज़ लाइक ए यंगर ब्रदर। तो इनकी जो काविश है इनको भी ज़रूर मुबारक दीजिएगा। और मैं अब आपके और खाने के दरमियान ज़्यादा ख्याल नहीं होना चाहता, और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस आखिरी बात के साथ कि हम वहाँ बैठे हैं तो को हम आसमान से नहीं हैं। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। फील फ्री टू कम। कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ आ रही हो, आई एम ऑल देयर। जितने भी मेंबरान हैं सारे वो भी उधर बैठे हुए हैं। आप लोगों को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, ऑलवेज फील फ्री टू कम, वी ऑल हेयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बहुत शुक्रिया जनाब चीफ गेस्ट साहब। अब बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि आपके दरवाजे हमेशा खुले हैं, और मेंबर्स को अगर किसी को इशू है, कोई मसला हो, तो वो बिल्कुल जनाब जुडिशल मेंबर हमारे चीफ गेस्ट जो हमारी बार का हिस्सा है और साल से हिस्सा है, उनसे रब्ता कर सकता है। मैं अभी सदर साहब के हुक्म के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा अपना यूसुफ अली चौधरी साहब से कि वो आएँ, और जो हमारा जो आप एक सिस्टम ईस्टर्न लॉ कंपनी के रेफरेंस से आपकी जो उसमें जो दे रहे हैं टैक्स बार को मेंबर्स के लिए, केस लॉ सर्चेज के लिए, वो काइंडली उसको ज़रा एक इनॉग्रेशन कर दें हमारे साथ। आप जी प्लीज़ चौधरी साहब, आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ।
इसी सिलसिले को फिर दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं, बस 2 मिनट बाद सर। यूसुफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मुबारक। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सदर लाहौर टैक्स बार मोहम्मद नुमान ये साहब से राहुल सीम अगर साहब हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर तशरीफ़ लाए, मैं इनको वेलकम करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सदर लाहौर टैक्स बार मोहम्मद नुमाइया साहब से कि एक टोकन ऑफ लव जो हमारे आज के स्पीकर साहब के लिए प्लीज़ वो जनाब चीफ गेस्ट साहब को लेकर ये पीछे करवा देंगे यहीं पे। स्पीकर उस्मान साहब प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ, एक सुविधा आपके लिए जनाब। सब आप ही साथ आएंगे, चौधरी साहब जी सर प्लीज आने। यस रेडी। थैंक यू सर। गेस्ट ऑफ ऑनर को शील्ड पेश करेंगे मोहसिन नज़ीर साहब को। सर प्लीज आगे आपने लेनी है, मैंने लेनी आपकी लगाए हुए आपके लगाए हुए। सर प्लीज सब सामने रेडी। थैंक यू सर। अब्दुल भाई साहब आगे पर लिखा हुआ नाम है, जूम करो नजर आए। इधर तो दे दो। हमारे चीफ गेस्ट साहब जाहिद सिकंदर साहब को शील्ड पेश करें। जी सर प्लीज सब सामने। थैंक यू सर। जॉइंट सेक्रेटरी इसरार से गुरदा साहब शील्ड। चीफ गेस्ट साहब आप गिविंग एंड में आप इस सर प्लीज आप थोड़ा सा सर आगे। जी सर प्लीज रेडी। थैंक यू सर। सही लगा तो आप ही आए।
कोई भी ले आओ। जी सर, रेडी? थैंक यू प्रेसिडेंट लॉर्ड टेक्स बार मान लीजिए साहब को चीफ गेस्ट करेंगे। जी सर, सब सामने। थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन साहब आप भी आए। ये आए नायब सदर लॉर्ड टेक्स बार शकील मसा भी थी। अच्छा शकील मसला साहब, हाँ ये नायब सदर शकील मसला साहब, शकील मुगल साहब नहीं है, इसके बाद आपने उनको भी कॉल करना है, उनकी भी शील्ड है। जी सर, रेडी? थैंक यू सर। शकील मुगल साहब, जी शकील मुगल साहब आप भी सीख रहे हैं। स्पेशल सर आप वैसे आप आते नहीं थैंक यू सर। जनरल सेक्रेटरी लॉर्ड टेक्स बार मिर्जा मुबशर बेग को चीफ गेस्ट करेंगे। सर थोड़ा साथ हो जनरल प्लीज। भाई साहब साथ ही आते थैंक यू सर। सर थोड़ा साथ हो जाइए। जी सर, प्लीज रेडी? थैंक यू। हमारा खाला बशीर साहब रिजवान कंबोज साहब आप भी सीख रहे हैं। अब्दुल वही साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी शीट रिसीव करें। देखा जी सर, प्लीज। थैंक यू अब्दुल वही साहब आजे कासिम भाई आए आप। अब्दुल भाई साहब बनाओ बनाओ। रिजवान कंबोज साहब आप आए। लैंडमार्क जिसको वो चेयरमैन जी सर, थैंक यू। हमारा जैसा राज अच्छा नहीं आप आए ना हमारे साथ। हमारे पैसा बने ना सर आप आए ना। थैंक यू सर। आजे आजे सर अच्छा नहीं आप आए। सर प्लीज सामने। थैंक यू। मैं देखिए सब मसाइल खराब हो गए ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ असेसमेंट में हमें करने में हमने कई सियापे करने होते हैं उससे मसाइल नहीं आते थैंक यू। साहब आए ना साहब ये अभी रिहर्सल बुला रहे हैं साहब मैडम आप ही आए। आप सब आए। ना भरोसा ये ना खिलाओ